नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब आजाद में एक और राहुल गांधी पर जमकर भड़ास निकाली और कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मसलों पर तारीफ भी की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी किताब आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी में एक पूरा का पूरा अध्याय कांग्रेस की स्थिति पर लिखा है। कांग्रेस लिखे अध्याय में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है, कांग्रेस में गिरावट को निराशाजनक बताया है और चिंता जाहिर की है कि इसे रोकने के लिए कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है। अब गुलाम नबी के आजाद बोल पर सियासत गर्मा गई है और इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी के बोल आजाद हो गए हैं। अब वो रह रहकर कांग्रेस को अपनी जुबानी तीरों से घायल कर रहे हैं। कभी सोनिया गांधी के करीबी रहे गुलाम नबी आजाद के निशाने पर राहुल गांधी हैं। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी में राहुल गांधी और कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, राहुल गांधी प्राथमिक कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने और कई अन्यों ने कांग्रेस को छोड़ा। उन्होंने दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में रहने के लिए रीढ़ विहीन होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब ना ही कांग्रेस संसदीय पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के हाथ में और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है कि वो चाहकर भी पार्टी में उनकी वापसी करा दें। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बुधवार 5 अप्रैल को अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़े जाने से मनमोहन सिंह नाराज थे और पद छोड़ना चाहते थे। आजाद ने कहा कि अगर आज वो कानून रहता तो खुद राहुल गांधी की सदस्यता बची रहती। अपनी किताब में गुलाम नबी आजाद की नाराजगी सबसे ज्यादा राहुल के प्रति दिखी। गुलाम नबी ने कांग्रेस की दुर्दशा के लिए राहुल को जिम्मेवार ठहराया। आजाद ने राहुल पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आजाद ने आगे कहा कि राहुल राष्ट्रपति नहीं थे, फिर भी उनके कारण अध्यादेश वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को राहुल के सामने झुकना नहीं चाहिए था। राहुल गांधी द्वारा अध्यादेश की प्रति फाड़े जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल कमजोर था। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में जो कुछ लिखा है उसकी वजह से वो कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। हमने कौन नहीं मानते, डिटेल आपके पास दिया है, वो खुद नहीं मानते। कभी आपने सुना कि सरकार के लोग ही उठ के माफी मांगो बोल के गड़बड़ करके सदन खत्म कर देते हैं? कभी हुआ ऐसा? तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते और एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय। ये राहुल जी का एक ही उदाहरण बस है। चलिए, हालांकि अब गुलाम नबी आजाद ने अलग राह पकड़ ली है। उन्होंने आगे की राजनीति के लिए उनकी रणनीति का भी संकेत दे दिया है। अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP गठित करने वाले आजाद ने कहा कि आजकल राजनीति में कोई भी अछूत नहीं है और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के साथ जा सकते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। कांग्रेस से अलग होने के बाद से बीजेपी और PM मोदी से गुलाम नबी आजाद की नजदीकियां जग जाहिर है। इसकी झलक हाल ही में एक बार और देखने को मिली। गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हुए कार्यक्रम में PM मोदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा, मैंने कई मुद्दों को लेकर PM मोदी की कितनी आलोचना की, लेकिन वो उनके प्रति बहुत उदार रहे और उन्होंने अनुच्छेद 370 और CAA सहित कई मुद्दों पर उनके खिलाफ दिए गए तीखे बयानों के बावजूद उन्होंने उनसे बदला लेने की कोशिश नहीं की। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मुझे PM मोदी को उनका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। हम दिन रात PM मोदी और बीजेपी को अनावश्यक गाली नहीं दे सकते। हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे। कुछ चीजें जो ठीक है उनको तो ठहर करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त। दुनिया के सब कंट्रीज लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। दुनिया में जो हालत हो रही है तो कहाँ हिंदुस्तान तो बच ही गया उन तमाम चीजों से। तो कुछ चीजें जो अच्छी हैं, कुछ चीजें बीजेपी है, वहां भी बीजेपी को सुधारना पड़ेगा, वरना उनका भी कांग्रेस का जैसा हाल हो सकता है बीजेपी का, अगर वो अपने आप को नहीं संभालें। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अवसर नहीं देंगे बढ़ने का, विधानसभाओं को तोड़ फोड़ करने का
सिलसिला बंद करना चाहें। अपनी मर्जी से लोग जाते हैं, लेकिन सरकार के प्रेशर से तोड़ फोड़ करना बंद कर दें। उधर पीएम मोदी की तारीफ से कांग्रेस गुलाम नबी आजाद पर भड़क गई। कांग्रेस ने आजाद को याद दिलाया कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। के लिए थैंक यू नरेंद्र मोदी जी कहने के लिए वो अदा वक्त निकालते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस की लीडरशिप ही थी या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनको आजाद बनाए रखा, उनके परचम को, उनके नाम को ऊपर उठाए रखा। और अब कुछ सालों बाद पूछेंगे उनसे, 2-3 साल बाद, कि आजाद साहब कैसे हैं, कहाँ हैं, है? और मैं समझता हूँ कि आपको यदि किसी का एहसान चुकाना भी है तो फिर उस एहसान को चुकाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने पुराने पार्टी पर, उसके नेताओं पर, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया। सोनिया जी हमारी नेता है, राहुल गांधी जी भी हमारे नेता हैं। जो हुआ सो हुआ। जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो एक टिप्पणी की थी कि आज मैं आजाद हो गया हूं। 2 दिन से जो इनकी टिप्पणियां हम सुन रहे हैं तो हमें भरोसा हो गया है कि आप गुलाम हो गए हैं, आजाद नहीं हुए। आपके सवाल इसी पर रखिएगा। अब गुलाम नबी आजाद के राहुल के प्रति नाराजगी और मोदी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो चुका है और यहां विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद के लिए एक बड़े चेहरे की तलाश है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी गुलाम नबी आजाद को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा सकती है। अब गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल होकर पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर में सियासी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मंजूर नायक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रत्नेश जी आपसे करेंगे, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद जी के जो बोल हैं वो आजाद हो गए हैं, लेकिन जो बोल वो बोल रहे हैं खुलकर, वो आपकी तरफ से गुलामी करार दी जा रही है। जो आरोप राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगाए गए हैं, क्या उनमें कोई सच्चाई आपको नजर नहीं आती है? क्या आपको लगता है ये सब झूठ है? कांग्रेस में रहने के लिए रीढ़ विहीन होना पड़ेगा? देखिए वक्ता जी, जहाँ तक बात रही गुलाम नबी आजाद जी की, तो मैं ये मानता हूँ कि गुलाम नबी आजाद जी मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 40 साल वो बिना रीढ़ की हड्डी के राजनीति में चलते रहे। 2014 के बाद जब मोदी जी की गुलामी उन्होंने करनी सीख ली और जब उनको लगा कि अब हम राहुल गांधी के साथ चलकर, क्योंकि राहुल गांधी जी युवाओं को प्रमोट करने वाले नेता हैं, राहुल गांधी जी युवाओं की और राजनीति में भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं, तो गुलाम नबी आजाद जी को जब लगा कि अब राहुल गांधी जी युवाओं को मौका दे रहे हैं, उन लोगों को मौका दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए अब जरूरी है, और राजनीति में एक टाइम के बाद रिटायरमेंट होता है, तो मुझे तो लगता है कि गुलाम नबी आजाद जी का रिटायरमेंट का टाइम आ गया था। इनको 4 से 5 बार राज्यसभा का सांसद बनाया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, इनको कांग्रेस के द्वारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो गया, पद तो दिए गए, कार्यप्रणाली पर ही तो सवाल उन्होंने उठाया है। उन्होंने इसीलिए तो कहा कि राहुल गांधी की वजह से हमने पार्टी छोड़ी है, चाहे भले राहुल गांधी को पार्टी के अंदर किसी तरह की पोस्ट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आज जितने भी मौकों पर आप देखेंगे, जो भी चयन होते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से ही आदेश आते हैं। देखिए वक्ता जी, मैंने एक बात कही कि अगर इन्हीं नेताओं को हरदम मौका दिया जाएगा तो राजनीति की नई पीढ़ी के लिए अच्छे नेताओं को राजनीति में नहीं लाया जा सकेगा। इसी बात को आगे लाने के लिए राहुल गांधी जी ने युवाओं को मौका देना शुरू किया, और जब आप युवाओं को मौका देंगे तो कहीं ना कहीं आपको उन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करना होगा जो एक लंबे समय से आपको तजुर्बे की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस को तजुर्बा नहीं चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाना अच्छी बात समझते हैं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की क्या कांग्रेस को तजुर्बे की कोई जरूरत नहीं है? कितने नाम आपको गिनाऊं जो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए?
जितिन प्रसाद को लीजिए, गुलाम नबी आजाद को लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को लीजिए, सचिन पायलट को लीजिए। जवाब तो कंप्लीट हो जाने दीजिए मैडम। बोलिए बोलिए। ठीक है, आप जिनकी तरफदारी करना चाह रहे हैं उन पे मत जाइए, मेरा जवाब सुन लीजिए कायदे से। अगर केवल और केवल हम अनुभव को ही लेकर चलते रह गए तो एक समय के बाद केवल अनुभव ही रह जाएगा, नई पीढ़ी नहीं रह जाएगी राजनीति में। नई पीढ़ी को राजनीति में लाना जरूरी। अब एक चीज बता दीजिए, अगर आज गुलाम नबी आजाद भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहते तो क्या रत्नेश मिश्रा को मौका मिलता? कभी मौका नहीं मिलता। तो क्या रत्नेश मिश्रा जैसे लोगों को या उन लोगों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप इस बात को मानती है ना कि तो ठीक है, आप गुलाम नबी आजाद के शब्दों को, वक्ता जी आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। वो युवा जो राजनीतिक रूप से समृद्ध है, वह युवा जो राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध है, वह युवा जो राजनीति में अच्छा कर सकते हैं, तो केवल उनको इस आधार पर मौका न दे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जो अनुभव वाले नेता हैं वो नाराज हो जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो गुलाम नबी आजाद की बातों से आप सहमत नहीं है? सुनिए तो मैं एक चीज और जवाब दे देता हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरपीएन सिंह जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, आज कहाँ है, कुछ पता है आपको? और कभी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी राहुल गांधी जी के साथ जब वो उज्जैन के महाकाल दर्शन करने जाते थे तो मंदिर के अंदर गर्भगृह तक जाते थे, अब गेट के बाहर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ठीक है, जितिन प्रसाद जी, मंजूर नायक जी, पूरा राजनीतिक तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से बगावत करके गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने पूर्वांचल की भाषा में कहा जाए तो उन्हें मिट्टी का तेल कर दिया है, जो मंजूर नायक जी युग में किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं सोचनीय और श्रद्धनीय नहीं रहेगा। ठीक है रत्नेश जी, ठीक है। मंजूर नायक जी, बीजेपी की तरफ से और आपसे जानना चाहेंगे कि जो गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगातार मोदी जी के लिए बातें कही गई हैं, उन्होंने राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जो बातें कही हैं, कांग्रेस का आप पर इस चीज को लेकर आरोप है कि ये पहले से ही सांठगांठ थी, स्पष्ट सौदा किया गया है, आने वाली कुछ सियासी मायनों को देखते हुए ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। क्या सौदेबाजी हुई है, ये पर्दे के पीछे हम जानना चाहेंगे। देखिए वक्ता जी, बिल्कुल सरासर गलत बात है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, उनकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की है कि सारी दुनिया जो है उनसे प्रभावित है। और अगर गुलाम नबी आजाद साहब उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी लीडरशिप क्वालिटी से अगर प्रभावित है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमने देखा है आए रोज हमारा जो दुश्मन पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उनके प्रधानमंत्री से लेकर एक आम नागरिक तक लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तारीफ करता है। हमने देखा है कि इस वक्त जो है पूरे एशिया की अलग अलग कंट्रीज में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो है पूरा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा है। हम ये भी देख रहे हैं कि G20 जैसी जो पार्टी है वो इस वक्त हमारे भारत देश के पास है। वहीं अगर आप कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद साहब की जो आपस में जो ये खींचातानी चल रही है, मैं उस पर तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लगातार हमने देखा है टाइम एंड अगेन कि कांग्रेस को अगर कोई भी चीज ले डूबी है तो वो उनका जो डायनास्ट पॉलिटिक्स है वो लेके डूबी है। लगातार एक ही परिवार के चारों ओर जो है सारी की सारी पावर रिवॉल्व करती है। ये सारी की सारी पावर को सेंट्रलाइज करके तमाम बड़े छोटे नेताओं को एक तरफ रखते हैं और अपना लीडर सिर्फ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को कहते हैं। तो इसका मतलब बाकी नेता वो कहाँ है? मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि गुलाम नबी आजाद साहब का कोई पर्सनल, मान लीजिए कोई पर्सनल उनका कोई ऐसा कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा, तो क्या कपिल सिब्बल का भी है, क्या मनीष तिवारी का भी है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी था? तो G23 जो इनका ग्रुप बना था कांग्रेस का, एक अपोजिशन राइवल ग्रुप, तो वो किस प्रकार से बना है? अगर आज की डेट में भी आज आप देख रही हैं कांग्रेस जो है पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। और अगर आज की डेट में भी कांग्रेस इस डायनास्ट पॉलिटिक्स से, एक पर्टिकुलर एक परिवार की भक्ति से अगर बाहर निकल के नहीं आती है तो आने वाले समय में जो है कांग्रेस का नामो निशान जो है पूरे देश से खत्म हो जाएगा। रत्नेश जी, इसका जवाब आपसे चाहेंगे। जिस हिसाब से अब चुनाव भी सर पर आ गए हैं, लगातार संगठन को लेकर सवाल उठते रहे कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब जमीनी तौर पर सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्या कुछ इसको लेकर? देखिए वक्ता जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। अब मैं आपको एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स समझाता हूँ। मेरे दादाजी जी जो थे वो देश के प्रधानमंत्री थे। मेरे पिताजी 5 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। इसलिए कांग्रेस ने मुझे
प्रवक्ता बनाया है। मैं 4 भाई हूँ, मेरे चारों भाई कांग्रेस से MP हैं। ठीक, मेरी माता जी जिला पंचायत अध्यक्ष रही थी। कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। मेरा कोई राजनीतिक क्या कहते हैं बैकग्राउंड नहीं है, मेरे घर में प्रधानी तक नहीं रही कभी, और मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस। ठीक है रत्नेश जी, अच्छी बात है कि आपको कांग्रेस ने अगर मौका दिया है आगे आकर। आपने भाजपा को सुना था, आप भाजपा के बीच सर आपको भी सुन रही हूँ मैं, आपको भी वक्त दे रही हूँ। सबसे पहले सवाल मैंने आपसे ही किया। क्यों करने लगती है भाई, अब मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए ना। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय प्रदेश संगठन में मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं MP बीजेपी में। बृजभूषण सिंह का एक बेटा विधायक है, एक बेटा क्या कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष है, एक बेटा ब्लॉक प्रमुख है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह MLA हैं। ऐसे में आपको 50 नाम गिना सकता हूँ। पंकजा मुंडे किसकी बेटी है। उसके बाद में क्या कहते हैं रत्नेश जी, समय की कमी है, समय की कमी है, जल्दी जल्दी। येदियुरप्पा के बेटे कौन। अरे सुनिए तो मैडम, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इसे कहते हैं कि पिताजी भाजपा जैसा। अरे भैया चुप रहिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये भाजपाइयों की नस दब जाती है, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है, नस दब जाते हैं तो चिल्लाते हैं। ये है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। दूसरी बात, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या नाइक साहब ये बताएंगे कि भाजपा का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और भाजपा का प्रदेश संगठन महामंत्री RSS का प्रचारक ही क्यों बनाया जाता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। RSS का प्रचारक नहीं, सुनिए तो, क्या RSS के प्रचारक के लिए। रत्नेश जी जवाब तो देने दीजिए, आप सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी आपको नहीं चाहिए, कैसे चलेगा। मैं जवाब ले लेता हूँ, देख तो समय की कमी है, जवाब तो सुन लीजिए मंजूर नायक जी। प्रश्न तो कंप्लीट, और अरे वक्ता जी प्रश्न तो कंप्लीट हो जाने जी। उसके बाद इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वोटिंग क्यों नहीं कराई जाती। ठीक है, आप जवाब ले लें, बताइए मंजूर नायक जी। सारे सवाल आपके ऊपर आरोपों के तहत लगा रहे हैं रत्नेश जी, सबके जवाब और कम शब्दों में दे दीजिए। बिल्कुल, बहुत कम शब्दों में अपना जवाब मैं कहना चाहता हूँ इनसे। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को, इनके प्रवक्ता को, राहुल जी को, सोनिया गांधी जी को, कि लगातार सुनिए, अरे खामोश रहिए। रत्नेश जी आपको मौका दिया, आपको सुना तो अब उनको भी तो सुन लीजिए आप। वो RSS का प्रचार इस पर बैठना है तो जवाब सुनिए तो रत्नेश जी, आप जवाब सुन कहाँ रहे हैं। आपको चल रही है ना। अरे आपका हुआ क्या है, इस देश में पूरा नामो निशान मिट गया कांग्रेस का। अब किस प्रकार की बातें करते हैं आपको तो महिला से बात करने की पड़ गई। अब आप पेशेंस रखिए ना, इसीलिए मैं पेशेंस रखिए। आपने सवाल किया, जवाब सुनिए, छोड़िए, जाइए। ठीक है, ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था आप लोगों को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।